तो देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टॉर्क तो होता है m क्रॉस b, क्लियर है क्या बात? और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस m डॉट b होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन एक और लिखते हैं। क्वेश्चन ये बताना है आपको, है ना? बताना भाई, जैसे मान ले कि ये रॉड है, ये मैग्नेटिक बार है, ये मैग्नेटिक बार है और ये यहाँ पे हिंज है। क्या है ये? मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक बार। और इस मैग्नेटिक बार को आपने यहाँ एक रस्सी से बांध रखा है। इसका मास कितना है भाई? इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, मास इसका भी स्मॉल m है। चलो मान लिया मास इसका क्या है? m नॉट है। और लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी l, लेंथ है इसकी l। और ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हिंज है और यहाँ पे बंधी हुई है। साथ में इसमें एक चीज और है, क्या? कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज प्लेस्ड इन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है B। क्लियर है क्या बात? सही है बात? ये है। अब मान लेते हैं हमें इस रस्सी को कट करना है, या मान लिया रस्सी को, मान लेता हूं रस्सी है ये A और B और ये इसका हिंज O। ये इसके एक्सिस के अबाउट ऐसे है। देखो भाई ऐसे, ये मैग्नेटिक बार है। क्या है ये? मैग्नेटिक बार यूं करके है, ऐसे लंबी रस्सी है और ये है। तो इस रस्सी को कट कर देते हैं, है ना? ऐसे लिखेंगे, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क अबाउट O, फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट O व्हेन स्ट्रिंग AB इज कट, है ना? तो ये है। पहले टॉर्क निकालो, टॉर्क निकालेंगे। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है ये, क्लियर है क्या? टॉर्क निकालेंगे तो ही आपको पता लगेगा। सही है? फाइंड द टॉर्क एंड फाइंड द टॉर्क अबाउट एंड टॉर्क निकालो। कैसे निकालेंगे टॉर्क? देखो स्टेप बाय स्टेप करता हूं मैं। इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, मैं लिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है रोटेशन आप भूल भाल गए हो, है ना? तो हमें टॉर्क निकालना है। तो जब हम इस रस्सी को काट देंगे तो ये बार मैग्नेट इसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन करेगी और थोड़ी देर में क्या होगी भाई? ये इसके अबाउट घूमती हुई यूं आ जाएगी। तो अभी आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इसमें दो लगेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल का टॉर्क mg। तो टॉर्क क्या होता है भाई? mg का टॉर्क, ये तो L/2 हो गया। mg का टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क कितना होगा? mg into L/2। क्लियर है क्या बात? और दूसरा टॉर्क, ये तो ग्रेविटेशनल टॉर्क हो गया, ग्रेविटेशनल टॉर्क। और दूसरा टॉर्क कौन सा लगेगा? mb sin थीटा। अरे मैग्नेट टॉर्क, ये क्या है? बार मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? इधर मान लेते हैं, चलो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे करके। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो टॉर्क, ये तो m है, m ऐसे है और b ऐसे है। तो m और b में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा m, मास कितना है इसका? m नॉट g into L/2 plus m b sin 90। So this is the torque। और अगर जो आपसे इसमें पूछे एंगुलर एक्सेलरेशन,
एंगुलर एक्सेलरेशन, यही लिख देता हूं, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो टॉर्क निकाल करके इसे किसके बराबर रख देंगे भाई, I into अल्फा के। व्हाट इज I? I is the moment of inertia, m naught g l by 2 plus m into b, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा m naught g l by 2 plus m into b डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एंड के अबाउट मास m और लेंथ l, मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है, ml स्क्वायर बाई 3 होगा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख देंगे, m नॉट l स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी m नॉट g l by 2 प्लस mb अपॉन m नॉट l स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड, है ना भाई। जेईई एडवांस के लिए सवाल है बेटा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा रख देंगे। तो जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, टॉर्क, दो टॉर्क लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक टॉर्क और एक ग्रेविटेशनल टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क तो होगा mb sin थीटा which does not depend upon axis of rotation and it is equal to mb sin 90। और एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड वन एंड के अबाउट ले लेंगे और इस तरीके से आ जाएगा। करो बेटा कॉपी फटाफट। वेरी गुड, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा रख के एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा, जब ये रोटेट रॉड या मैग्नेटिक बार रोटेट करेगी तो रोटेट करके ऐसे हो जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम ये ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे रोटेट करती आएगी। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट बिकम वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। सेकंड में लिख लो, आल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक बार, है ना, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नेटिक बार when it becomes vertical डाउन। ये वर्टिकल डाउन हो जाएगी तो इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी और इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा, वो आपको निकालना है। कोई मेरे घर को बच्चा बता सकता है किस तरीके से निकालेंगे? यदि आपको रोटेशन मोशन याद आ रहा है
तो मेरे को बता दो। हाँ भाई, कर दो फटाफट तेजी से। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है भाई? रोटेशनल मोशन यदि याद आ रहा हो तो देखो, ध्यान से देखो। मेथड तो कई है, लेकिन हम आसान तरीके से करेंगे, और वो आसान तरीका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले इनिशियल स्थिति ये ऐसे थी, अब फाइनल स्थिति ऐसे हो जाएगी। क्लियर है के बाद? तो एक तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मास m नॉट है वो नीचे आ जाएगी। क्लियर है के बाद? दूसरी, इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, क्लियर है बात भाई, और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा। तो यदि मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, कौन सी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एम बी कॉस थीटा होती है ना, और थीटा इस स्थिति में 90 डिग्री हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक कितनी है? 0, और यहां पे एम इस तरीके से हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस एम बी कॉस 0, तो माइनस एम बी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई भाई? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस एम बी, है ना, माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो ये तो लॉस इन ग्रेविटेशन, लॉस इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सही है बात? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। अच्छा, तो ये तो हो जाएगी डेल्टा यू। दूसरी बात, हाँ भाई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कह ले, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। क्लियर है क्या बात? यहां पे m था और यहां पे हो गया, और ये h जो हो जाएगी h, ये हो जाएगा L/2, L/2। एक तो ये हो गया। तो एक तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, तो वो सबसे अच्छा है। तो अप्लाई WET। WET का मतलब है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बता सकते हो क्या होती है? टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियल जब रोड ऐसे थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी। अब मान लिया इस फाइनल स्थिति में जब ऐसे हो गई रॉड, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि रोटेशन है। और वर्क किसने किया? वर्क किया ग्रेविटेशनल फील्ड ने, प्लस वर्क किया मैग्नेटिक फील्ड ने। क्लियर है क्या बात? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क बता सकते हो भाई कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं इधर लिख देता हूं W, m नॉट mgh। mgh होगा, नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास, m नॉट g into L/2, this is equal to mgL/2। What about the work done by field? कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैंने आपको बताया था माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल जेट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड? कौन सी फील्ड? अरे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने भी तो वर्क कर रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा वर्क हो गया।
तो ये निकालेंगे हम uf माइनस ui से। तो uf कितना था, ये था माइनस mb और ui था 0, तो माइनस वर्क डन बाय फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड जो आ जाएगा वो m इंटू बी के इक्वल आ जाएगा, तो यहां रख देंगे। तो ग्रेविटेशनल ने कितना वर्क किया, m नॉट जी एल बाय 2, फील्ड ने कितना वर्क किया mb और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो होगी बेटा i बाई 2 ऐसे हो जाएगी ना, 2 अपॉन आई m नॉट जी एल बाई 2 इंटू एम बी का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप रख लेना, अपने हिसाब से रख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 अपॉन आई m नॉट जी l बाई 2 प्लस m इंटू बी हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये तो आ गई एंगुलर स्पीड, उसमें एंगुलर मोमेंटम और पूछा है। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बॉडी के लिए होता है आई इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम, हाँ भाई याद आ रहा है नहीं, बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड रॉड, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होगा। तो आई इंटू ओमेगा कितना, L इज इक्वल टू आई और रूट ओवर 2 अपॉन आई m नॉट जी L बाई 2 प्लस एम बी। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू आई m नॉट जी एल बाई 2 प्लस एम बी, और i की वैल्यू रख देना यहां पर, ये आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। कॉपी कर लो। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड, तो ऐसे करना है अपने को, है ना भाई। तो ये ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको एक अच्छा सवाल करा दिया, मतलब ये एडवांस लेवल तक का सवाल है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो डर लग जाता है बच्चों को, क्योंकि फॉर्मूले नहीं पता है तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, ये सही है। चलो आप कॉपी कर लो जिसने नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं और कुछ चीजें
जैसे इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, इक्विवेलेंट ये आसान है, ये जेईई मेंस और नीट में आ सकता है। इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ध्यान से, मान लीजिए मैग्नेटिक बार है, ये -m + m, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m × 12 होगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है के बात? लेकिन अगर जो हम दो मैग्नेट को, एक मैग्नेट ऐसे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट यूं, दूसरी मैग्नेटिक बार ऐसे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की साइड है, तो यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे सवाल है। तो कैसे आएगा बताओ, बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो m तो ऐसे हो गया वेक्टर, और भैया m ऐसे हो गया वेक्टर, मान लिया। चलो एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं, m वेक्टर ऐसे, m वेक्टर ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √m² + n², यानी कि m√2। सही है ना? तो इसके इक्विवेलेंट जो मैग्नेटिक बार बनेगी उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m√2 45 डिग्री पर हो जाएगा। ये मतलब है इसका। दो मैग्नेटिक बार को आपने ऐसे जोड़ दिया, हो सकता है आप किसी एंगल पे जोड़ो, 90 डिग्री पे ना जोड़ो, तो भी मैग्नेटिक मोमेंट आप रिजल्टेंट से निकाल लेना। फॉर एग्जांपल, एक ये मैग्नेटिक बार है, एक ये दूसरी मैग्नेटिक बार है, और आपने mm दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका? अरे इधर बनेगी इसकी मैग्नेटिक बार की m', कितना आंसर आएगा? √m² + n² + 2m × m × cos 60, तो cos 60 1/2 कट जाएगा, m² + n² + n² इसको m√3 m' आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट m√3 इसका आ जाएगा। ऐसे करते हैं। सही है बात? ओके, तो ऐसे है। अब देखो, इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि, है ना, मान लिया आपने ऐसे रख दिया हो कि एक मैग्नेटिक बार -m + m ऐसे रखी हुई है, और एक मैग्नेटिक बार -m + m ऐसे रखी हुई है, तो इसका भी एक तो m इधर आ जाएगा, इसका भी एक m इधर आ जाएगा, है ना? इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? m√2, और इधर की साइड आ जाएगा। ऐसे कर देंगे। क्लियर है क्या बात? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं।
देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखो एग्जांपल, ए मैग्नेटिक निडल, ए मैग्नेटिक निडल, ए मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल समझते हो ना? हाँ, possesses a dipole moment, a dipole moment, a dipole moment m. It is now bent, it is now bent at the middle, at the middle to form L shape. L shape. What is the effective? What is the effective dipole moment? What is the effective dipole moment of the L shape? Of the L shape. बताओ इसका आंसर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक मैग्नेटिक निडल है और उसे बीच में से तोड़ दिया, बीच में से मोड़ दिया, बेंड कर दिया और एल शेप बना दी। तो अब जो नई हमारे पास मैग्नेटिक शेप, एल शेप मैग्नेटिक बार बनेगी, उसका हमें क्या करना है? इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट निकालना है। सराय नहीं अभी? हाँ भाई, तो देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक बार है और एल शेप बनाना है इसका। तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ी बड़ी बनाता हूं ऐसे। ये प्लस एम, ये माइनस एम, ये प्लस एम हो गई और ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? इसे मान लेते हैं 12, तो m इंटू 12 के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, इसे हमने बीच में से पकड़ के मोड़ दिया, जैसे ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया। तो ऐसे तो था ही ये, और ये ऐसे मोड़ दिया। आई बात समझ में? यूं करके तो ये एल शेप की मैग्नेटिक बन गई। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो यहां ध्यान से देखो, अगर जो मान लिया आपने इसे बीच में से ब्रेक किया, तो ये तो माइनस एम, ये प्लस एम था, तो ये माइनस एम प्लस एम और माइनस एम प्लस एम बन जाता। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? एल। इसकी भी लेंथ होगी एल। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा आपकी बार, ये एम डैश। तो बेटा एम डैश कितना होगा? एम इंटू एल। और ये था एम इंटू एल, तो एम बाई 2 इज इक्वल टू एल। तो एम डैश जो हो जाएगा एम बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली यहां थी, ये तो माइनस एम प्लस एम और माइनस एम प्लस एम ऐसे हो गई, माइनस एम प्लस एम। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बाई 2 ऐसे हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बाई 2 ऐसे हो गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये तो कितना हो गया? ये हो गया m बाई 2, ये कितना हो गया? ये हो गया m बाई 2। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा m अपॉन 2 रूट 2, दैट इज m अपॉन रूट 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यदि लंबी वाली कॉइल का, लंबी वाली मैग्नेट का m था, तो इस कॉम्बिनेशन का L शेप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m अपॉन
√2 हो जाएगा। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के तो क्वेश्चन है, m/√2 आंसर आएगा, इसका ध्यान रखना है ना। मैग्नेटिक बार को आपने क्या करा, एक एल शेप की मैग्नेटिक बार में बना दिया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। अब की बार क्या करेंगे हम, अब की बार हम इस मैग्नेट को एल शेप में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बल्कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक बार में, ऐसे मोड़ के ऐसे सेमी सर्कुलर, है ना। तो लिख देता हूं मैं, लिखने की तो आवश्यकता ही है, लिख लो, ऐसे लिख लो, एथिन मैग्नेटिक निडल, एथिन मैग्नेटिक needle is bent to form a semicircle. What is the percentage? What is the percentage change in equivalent dipole moment? इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा? बात समझ में आई नहीं? कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा? कैसे निकालेंगे भाई?
हाँ भाई कैसे करेंगे तो देखो ध्यान से। हाँ भाई बोर्ड पे देखो, यहाँ पे तो ये माइनस एम ये प्लस एम था, तो जब आप इसे बेंड कर दोगे तो माइनस एम प्लस एम यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट माइनस एम और प्लस एम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये मान ले रेडियस आर है, रेडियस आर, तो इसका जो एम डैश होगा वो होगा m इंटू टू आर, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसे मान लेते हैं L, तो ये होगा m इंटू एल, ये m इंटू टू एल मान लेते हैं, तो m इंटू टू एल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि m इंटू आर, आर में और L में रिलेशन निकल सकता है। ये क्या है, सेमी सर्किल, यदि इसकी रेडियस r है तो इसकी लंबाई जो कि 2l के बराबर थी, कितनी थी, 2l के बराबर थी इसकी लंबाई, और यदि इसकी रेडियस r है तो ये पाई r के इक्वल होगी। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 2l अपॉन पाई, तो यहां रख देंगे। तो m डैश जो होगा m इंटू टू, और r की जगह क्या रख देंगे भाई, 2l अपॉन पाई। तो देखो 2 अपॉन पाई m इंटू 2l, और m इंटू 2l क्या था, कैपिटल M, तो m डैश जो होगा वो 2 अपॉन पाई इंटू कैपिटल M हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो जो परसेंटेज चेंज है ना, चेंज पहले बताओ चेंज कितना होता है भाई, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, चेंज किसे कहते हैं, m फाइनल माइनस m को, ये तो चेंज होता है। फाइनल ये था, इनिशियल ये था, तो चेंज इतना हुआ। दूसरा रिलेटिव चेंज किसे बोलते हैं भाई, रिलेटिव चेंज बोलते हैं हम m डैश माइनस m अपॉन m को, और परसेंटेज चेंज किसे बोलते हैं भाई, परसेंटेज चेंज बोलते हैं m डैश माइनस m इंटू 100 को। तो बेटा जो m डैश है वो कितना है, 2 अपॉन पाई इंटू m माइनस m अपॉन m इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई माइनस 1 इंटू 100, और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा माइनस 36.3%। माइनस का मतलब ये है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रोड इसका सर्किल का कम हो गया, सेमी सर्किल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम हो गया। क्लियर है क्या बात भाई। कर लो फटाफट तेजी से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते। ठीक है, अब मैं आपको एसएचएम पढ़ाता हूं, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नेटिक कार हाँ भाई
लिखो, हेडिंग डालो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैग्नेटिक बार इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। SHM of simple harmonic motion in uniform magnetic field। हाँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए और एडवांस के लिए। दोनों इक्वल आते हैं। तो SHM of magnetic bar in uniform magnetic field। हाँ भाई, तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, है ना? इसे SHM की जगह एंगुलर SHM लिख लो तो ज्यादा सही है, एंगुलर SHM। अब देखो, यदि आपने ये मैग्नेटिक बार ऐसे थी यू करके, और यदि आपने इस मैग्नेटिक बार को, है ना, इस मैग्नेटिक बार को क्या करा, -L + L, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रोटेट कर दिया, सिंपल सा रोटेट कर दिया, +M -M, तो इस पे तो M भी लगेगा, इस पे M भी इधर लगेगा, ये एंगल रोटेशन इधर करा है ऐसे करके, मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया आपने। तो जब आप इसे, एंगल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके छोड़ दोगे, यूं करके, इसे यूं करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये वापस आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा भाई, टॉर्क लगेगा mv sin थीटा। और ध्यान से देखो बोर्ड पे, यदि आपको रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो यदि ये रोड ऐसे, यदि आप इसे ऐसे घुमाओगे, यानी इसे करके आप ऐसे घुमाओगे, तो जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, बाहर की तरफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। और देखो ये mv और ये mv, टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर, टॉर्क अंदर। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो टॉर्क को क्या लिख देंगे हम, I अल्फा इनटू mv, और थीटा स्मॉल है, इसलिए sin थीटा को क्या लिखेंगे हम, थीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू mv अपॉन I माइनस थीटा। तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए जो ये मोशन होगी, देखो ऐसे करके यूं छोड़ दोगे तो ये यूं आएगी और यूं आएगी, ऐसे करके रोटेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती रहेगी, यूं करके यूं छोड़ोगे, यूं जाएगी, यूं जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसलिए मोशन क्या है, मोशन इज एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM, then compare with alpha is equal to omega square minus theta। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, mv अपॉन I, तो ओमेगा आ जाएगा mv अपॉन I, और इसे लिख लेंगे हम 2π/t। क्लियर है क्या बात? तो t जो टाइम पीरियड होगा वो 2π I अपॉन m इंटू b के बराबर होगा। This is the time period of simple harmonic motion
ऑफ मैग्नेटिक बार, ये मैग्नेटिक बार का थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो ये एसएचएम करने लगेगा, एंगुलर एसएचएम। तो इसका टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप ध्यान रखें। क्लियर है क्या बात? चलो, इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप ध्यान रखें। बेटा समझ में आई बात? तो बताओ मेरे को थोड़ा बहुत। 6-7 बच्चे कुल रह गए यहाँ। Time period will be equal to 2 pi root over I upon mb, ये टाइम पीरियड होगा इसका। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है बेटा, तो ये है, तो टाइम पीरियड है। तो अगर जो आप किसी मैग्नेट को, मैग्नेटिक बार को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देते हो तो क्या करेगा ये? ऐसे ऐसे एंगुलर एसएचएम करने लगेगा, ऐसे करके। और टॉर्क लगा, टॉर्क को आई अल्फा के बराबर माइनस क्यों आया? माइनस मैंने बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है और मैग्नेटिक टॉर्क इधर है, तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसलिए माइनस अल्फा आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एसएचएम है एंगुलर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करके ये वाली क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, तो ओमेगा को 2 पाई बाय टी और टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई रूट I अपॉन m इंटू बी होता है। व्हाट इज I? अरे I क्या है बता सकते हो इसमें कोई बच्चा? क्या है व्हाट इज I? अरे बोल दो, अब तो तुम अच्छे बच्चे हो सब। मेधवी बताओ बेटा व्हाट इज I? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान रखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर मतलब ml स्क्वायर बाय 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज l? लेंथ। इस चीज का ध्यान रखना। मैं सवाल लिखता हूं, इसे एज इट इज लिखा रहने दे, कोई बात नहीं, फॉर्मूले को भी लिखा रहने दो। लिखो
A thin magnetic bar, a thin magnet, a thin bar magnet, a thin bar magnet has period of oscillation in uniform magnetic field. In uniform magnetic field is 4 seconds when suspended freely. What would be the time period of oscillation? शॉर्ट में लिखा टाइम पीरियड ऑफ oscillation if it is broken into two equal halves symmetrically along the axis of bar magnet. देख लो सवाल, फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छा सवाल है नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नीट एंड जेईई मेंस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला है T = 2 pi root I upon m into b। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ तो। देखो ध्यान से, अगर जो ये मैग्नेटिक बार होती है ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट F है, तो जब आप इसे यूं यूं करके घुमाओगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 pi root I upon m into b होता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई यहाँ पर b, और लेंथ कितनी है इसकी कैपिटल L। लेंथ कितनी मान लो इसकी, अरे मैग्नेटिक बार की लेंथ मैं कैपिटल L मान रहा हूं, सही है क्या बात। तो जो टाइम पीरियड है इसका वो 4 सेकंड है रूट I अपॉन NB। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड निकालना है हमें ऑफ ऑसिलेशन इफ इट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ, ये दो भागों में तोड़ दी जाती है along its symmetric axis, दो भागों में तोड़ दी तो मैग्नेट तो इतनी बन गई। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रखा तो अब इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा 2 by root I dash upon m into b। बात समझ में आई तो ध्यान से देखो, I dash upon m dash into b। यहां पे तो I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कितना था तोड़ने से पहले भाई ये तो फुल थी फुल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मास इसका m नॉट मान लेता हूं। मास कितना है भाई? मास है इसका m नॉट, ताकि सिंबल में आपको कंफ्यूजन ना हो। ml स्क्वायर अपॉन 12, ये ध्यान है नहीं, मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m नॉट n स्क्वायर अपॉन 12 होगा। सही है बात? बिल्कुल सही बात है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m इंटू l होगा। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आपने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, तो दो पार्ट में तोड़ दिया तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो जाएगी l/2। सही है? तो इस स्थिति में इसका एक तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? m डैश, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी इनटू l/2। हाँ भाई, तो m इंटू l, अरे m इंटू l कितना था? m/2। तो एक तो इसका जो आधी मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। दूसरा, हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनो मेरी बात, यदि हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मेरे को कोई बता सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां पे कितना आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना होगा? नई वाली आधी मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कॉपी करो और बताओ। I/8, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है I/8। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरा भी यही आंसर आ रहा है इसमें। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इसका जो मास है, टोटल का मास कितना था? m नॉट, तो मास तो रह जाएगा m नॉट और लेंथ भी कितनी रह जाएगी? l/2 अपॉन 12, इतना आएगा। तो मास हो जाएगा इसका मास कितना हो जाएगा भाई? m नॉट बाय 2, लेंथ l/2 अपॉन 12, तो m नॉट l स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 12, तो जो I डैश होगा वो 1/8 ml स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि I डैश जो होगा I/8 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, कॉपी कर लो सब। I डैश, तो नया टाइम पीरियड निकाल लो। अब आप नया टाइम पीरियड निकाल लेंगे। सही है भाई। तो नया टाइम पीरियड कितना होगा भाई? नया टाइम पीरियड कितना आ रहा है? तो जो टी डैश होगा वो 2 पाई आई डैश अपॉन एम डैश बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई अपॉन 8 और m डैश था m/2 इंटू बी। तो ये आ जाएगा 2 पाई i अपॉन 4mb। तो इसमें से बाहर आ जाएगा 1/2 2 पाई रूट
I अपॉन एम बी। सही है क्या बात? और 2 पाई रूट आई अपॉन बी था 4 सेकेंड, तो ये टी डैश जो हो जाएगा 1/2 into 4, टी डैश हो जाएगा 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई? ये दे रखा था कुछ ऐसे करेंगे। कर लो फटाफट। देखो जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। ये सवाल बहुत आते हैं उसमें जेईई मेंस में और नीट में। मैग्नेटिक बार के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर्मूले पे बहुत सवाल आते हैं। T is equal to 2 pi root I upon m into b। बेटा जब कॉपी कर लो तो बोल देगा डन सर। वेरी गुड। तो इधर देखो, हाँ भाई, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट की फॉर्म में आपको याद रखना है। एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, दूसरी बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। सही है क्या बात? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, ये तो इसका साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। आई बात समझ में? तो इफ two bar magnets are joined, है ना? कैसे? एक बार तो इसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ करके हमने ज्वाइन कर दिया। दूसरे में कैसे करेंगे कि एक बार नॉर्थ पोल इसका ऐसे, साउथ पोल इसका ऐसे। ये तो क्या है m1 और ये क्या है m2। दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ है, एक डायरेक्शन में है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, ये m1 तो ऐसे हो जाएगा, m2 ऐसे हो जाएगा। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में है, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, जोड़ करके मिक्स कर दिया, जोड़ करके आपने क्या बना दिया, गोंद, इसे फेविकॉल से चिपका दिया। समझ में आएगा? तो इसे भी चिपका दिया, इसमें अपोजिट पोलैरिटी के साथ चिपका दिया और इसमें साउथ पोलैरिटी के साथ चिपका दिया। तो अब हम इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और इसे रखेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आई नहीं? जब दोनों के पोल को, दोनों के एक से पोल को एक साथ जोड़ के और दोनों के पोल को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ के एसएचएम कराएंगे तो इनका टाइम पीरियड आपको बताना है। कैसे करेंगे देखो, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो T1 होगा। T1 इज इक्वल टू I1 अपॉन m into b, m1 into b। मान ले मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो T2 होगा
I2 अपॉन M2 इंटू बी होगा। क्लियर है बात? M2 इंटू बी होगा। अब देखो, अब इन दोनों केस में जब मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा m1 प्लस m2। जबकि इस केस में थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो m1 माइनस आएगा m2। क्लियर है क्या बात मेरी? साथ में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है और i2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका i1 और इसका i2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा i1 प्लस i2। इसका i1 और इसका i2 दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा i1 प्लस i2। इस केस में जब आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बी होगा। जबकि इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 प्लस i2 साथ में m1 माइनस m2 इंटू बी होगा। ये होगा टाइम पीरियड। समझ में आ रही है बात? अलग अलग टाइम पीरियड होगा। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बोल देना डांसर मेदवी, सृष्टि, खुशी, अक्षत एंड तनुप्रिया। वेरी गुड। अब देखो, अभी मैं इसमें और आपको मैग्नेट के टाइम पीरियड के क्वेश्चन कराता हूं, है ना? ये तो मतलब आपको एज इट इज पूछे जाते हैं, ये तो है ना। अब लिखो कटिंग ऑफ मैग्नेट, कटिंग ऑफ मैग्नेट, कटिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक बार को कट करने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल जाता है। ध्यान से देखो, ये होती है आपकी मैग्नेटिक बार, ऐसे, सही है ना? ये होता माइनस एम और ये होता प्लस एम, ऐसे करके। समझ में आई बात? तो ये लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 12 और ये वाला जो ये जो होता है ये होता है इसका एरिया, सही है? एरिया होता है। तो जो वॉल्यूम होगा मैग्नेट का वो होगा A इंटू 12। समझ में आई गई बात? A इंटू 12 होगा। अब हम इसे कट करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। इसे दो तरीके से आप कट कर सकते हो। एक तो अभी हम ऐसे करके आए, इसे मैं ऐसे बनाता हूं यूं, है ना? पहले यदि आप इसे ट्रांसवर्स कट करते हो, कैसे? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कट करोगे तो अभी अभी कट कराए, आधा आधा कराए हमने, तो माइनस एम प्लस एम था, तो माइनस एम प्लस एम और ये प्लस एम माइनस एम। जब ट्रांसवर्स कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता। क्लियर है क्या बात? तो यदि ये लेंथ इसकी
टोटल 12 थी ऐसे करके, और ये L1 है और ये मान लिया L2 है ना, ऐसे करके। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M1 होगा, इसका क्या होगा M2 होगा। तो M1 जो होगा वो M into L1 और M2 जो होगा M into L2 होगा। क्लियर है क्या बात? यदि आधी आधी नहीं कट कर रखी है तो L1 plus L2 किसके बराबर होंगी? 12 के। और वो रेशियो दे देगा कि it is cut into 1:2, 2:1। तो it is cut in transverse cut in M:n, ऐसे कर दिया। क्लियर है क्या बात? तो एक तो ये हो गया हमारे पास L1 plus L2 is equal to 12, दूसरा L1 upon L2 और वो हो जाएगा M upon n। तो इन तीनों से कैलकुलेट, इन दोनों से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। L1 को लिख देंगे M upon n into L2, L1 की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो कितनी आएगी भाई? M upon n L2 plus L2 into 12। तो जो L2 आएगा n upon m plus n into 12 आएगा, और फिर यहाँ पे L2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो L1 जो आएगा वो m upon m plus n into 12 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, L1 और L2 की वैल्यू आ गई, तो M1 और M2 की वैल्यू भी आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे है ना, फर्स्ट लिख लेना ट्रांसवर्स कट है ना, ट्रांसवर्स कट। तो M1 जो होगा वो M into L1 का मतलब, अरे ये तो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये तो पोल स्ट्रेंथ है। इसे P/Q के रेशो में काट लो, तो P/Q हो जाएगा। एक काम करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को यहाँ मैं m0 लिख लेता हूँ और इसे आप m/n ही लिखे रहने देना। सही है भाई? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। m upon n बाकी सही है। पोल स्ट्रेंथ को मैंने m0 से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, तो पोल स्ट्रेंथ को आपने यहाँ m0 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो m1 कितनी होगी? m0 into L1 की जगह m upon m plus n into 12, सही है। और जो m2 होगा m2 m0 और L2 की वैल्यू n upon m plus n into 12, तो ये हो जाएगी m upon m plus n m0 into 12, और m2 ये हो जाएगा n upon m plus n m0 into 12। और देखो यहाँ पे ये m0 into 12 किसके बराबर था? m के, ये रहा, सही है ना। तो ये हो जाएगा m1 m upon m plus n into m, और जो m2 होगा n upon m plus n into m। तो इस तरीके से आप यदि से m/n के रेशो में काटते हो, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दिस अपॉन दिस से आप निकाल सकते हो। ये ट्रांसवर्स कट का फॉर्मूला है। ट्रांसवर्स कट यदि आधा आधा कर दोगे 1:1 में, 1:1 में कर दोगे, 1:1 में कर दोगे, तो 1/2 if n/n is equal to 1:1, तो m1 is equal to m/2 और m2 भी कितना जाएगा? m/2। लेकिन अगर जो किसी और रेशो में कट करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट इन फॉर्मूला से निकलेगा। कब? जब आप उसे ट्रांसवर्स कट करोगे n/n के रेशो में, L1:L2 है ना, L1:L2 m/n दे रखा है।
हाँ चल न्यूज़ में तो आ रही है मुझे बड़ी पसंद है। अरे ये तो टाइम हो गया।